नमस्ते। आज बिहार दिवस है। तो ये बिहार दिवस पे लेट्स स्पीक ट्रूथ चैनल के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं बिहार के बारे में मेरी क्या राय है, बिहार को मैंने कैसे देखा है। जब मैं बिहार में पैदा हुआ, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ घोड़ासहन के पास मेरा गांव है, वहां मैं जन्म लेता हूं और फिर बड़ा हो रहा हूं। तो मैंने कैसे बिहार को बदलते देखा है, बर्बाद होते देखा है, फिर बनते भी देखा है। तो आज मैं उन्हीं चीजों पे चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और मुझे आशा है कि आप सब लोगों को बहुत उत्सुकता भी होगी बिहार के बारे में जानने के लिए, एक बिहारी की नजर से, जो बिहारी वहां बड़ा होता है। और 10th क्लास तक, 12 ग्रेजुएशन तक तो मैं वहीं था, बिहार में ही था। ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली के बाद फिर बॉम्बे की यात्रा। तो मैंने इतने सालों में बिहार को कैसे पाया है, बिहार क्या है मेरी नजर में, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है इतिहास में या आंकड़ों में, मैं उस पर नहीं जाऊंगा चूंकि बहुत उपलब्ध है, बहुत सारे मटेरियल आपको पता भी होगा शायद उसके बारे में, और आप गूगल पे ढूंढ भी सकते हैं। बस थोड़ी सी चर्चा करते हुए कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार कैसे विश्व का पहला गणराज्य था, चंद्रगुप्त, चाणक्य, उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुरु गोविंद सिंह, तमाम विभूतियां बिहार में पैदा होती हैं, एक से एक साहित्यकार पैदा होते हैं। इतिहास के बड़े बड़े नाम जो है बिहार में ही पैदा होते हैं। और फिर बिहार एक समय में मगध की राजधानी थी, पाटलिपुत्रा। और कैसे सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक ने कैसे बुद्धिज्म को अपनाया। पहले वो बहुत लड़ाकू थे, युद्ध करते थे, राजा थे, महाराजा थे, बहुत खून बहाया उन्होंने, और बाद में बुद्धिज्म को अपना लिया। तो ये सब आपको मालूम होगा और आप ढूंढ लेंगे तो पता भी चल जाएगा, सबको मालूम। मुझे लगता है बहुत चर्चा हो चुकी है इस पे, तो हम बहुत बात आंकड़ों पे और इतिहास पे नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं अपने एक बिहारी की नजर से आंखों देखी हाल मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। जब मैं पैदा हुआ, 78 में मेरा जन्म हुआ, वो छोटे से गांव में। तो मुझे याद है कि दादाजी और दादी, चूंकि मैं पहला घर का पोता था, मतलब उनका, जितने मेरे पिताजी भाइयों में हैं उनमें सबसे बड़ा मैं हूं। तो बड़ी खुशी थी, दादाजी बड़े खुश थे, सब लोग बिल्कुल, एक होता ना कि एक बच्चा आया है। और ऊपर से चूंकि बिहार में तो आपको पता भी होगा कि जब बेटा होता है तो बड़ी खुशी होती है, और बेटी होने पे मातम, वो आज भी चल रहा है। कुछ बदला ज्यादा नहीं है देखा जाए तो गांव के लेवल पे, शहरों में बदल चुका होगा डेफिनेटली। तो वो भी, वहां भी वही माहौल था। तो मैं जब पैदा हुआ तो बड़ी खुशी हुई, सब लोग बड़े जश्न मना रहे थे और अच्छा लग रहा था, बधाइया। तो हम लोगों, तो जब मैं पैदा हुआ, और तो उस वक्त हॉस्पिटल भी नहीं थे, तो मैं तो घर में ही, जो दाई वगैरह होती थी उन्होंने मेरा जन्म दिलाया। और फिर वो तमाम चीजें शुरू हुई कि जब मैं धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हुआ, मुझे जब यादें जो मेरी हैं, जो मैं होश आया, तो मैंने देखा कि कैसे मेरे परिवार में जमींदार परिवार था मेरा पहले। लेकिन जब मैं पैदा होके थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि 1950 में, 1950 में ही जमींदारी प्रथा बिहार से, उसका उन्मूलन हो चुका था। बिहार सरकार ने जो जमींदारों की जमीनें हैं वो सब ले चुके थे, उनका बंटवारा हो चुका था। और बाकी वैसे भी मेरे परिवार में तो ये था कि भाई भगिनमान की लड़ाई हुई और उसमें सारे जो जमीन थे वो सब उन्होंने कोर्ट केस में बेच के लगा दी। तो चूंकि कैश का कुछ आमद होता नहीं था उस वक्त, तो जो संपत्ति थी वो अचल संपत्ति हुआ करती थी। खेत है, फसल है, पेड़ पौधे हैं, जमीन है ना, घर है, तो यही सब होता था ना। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जमींदारी खत्म हो चुकी थी, और धीरे धीरे अब बिहार में जो है वो लोग खेती किसानी पे आश्रित तो थे ही, खेती किसानी उस वक्त भी हो रहा था, लेकिन खेती किसानी के साथ साथ पलायन पंजाब, मुझे याद है पंजाब और दिल्ली बहुत जाते थे उस वक्त, जब मैं छोटा था उस वक्त, याद है मुझे। लेकिन ये भी याद है कि मेरे घर पे एक किसान परिवार, एक चाचा थे, बुद्धू चाचा, वो रहते थे, और वो मेरे घर का सारा खेती किसानी वही करते थे। मेरे दादाजी बर्फ की एक फैक्ट्री लगाए हुए थे, गांव के बगल में एक शहर है घोड़ासहन, वहां पे, और वहां से जो है
वो घर का सब चलता था, उससे खर्च पानी। तो खेती से जो अनाज आता था तो उससे साल भर का खर्च होता था। अब बाकी जो थोड़े कैश आते थे तो उससे बाकी जो खर्चे होते थे वो होते थे। तो ये सब मैंने देखा। अब अपनी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं कि कैसे बदल रहा है। मेरे गांव में सबसे पहले टीवी आया था, और वो टीवी पे हम भाग भाग के, मुझे याद है जब मैं 8-10 साल का रहूंगा तो रामायण और महाभारत का वो शुरू हुआ था, पागलपंती। तो लोग भाग रहे थे रामायण देखने के लिए घरों से निकल के, और पूजा हो रहा था, रामानंद सागर जी का रामायण, B.R. चोपड़ा जी का महाभारत, वो हम भी जाके भाग भाग के देख रहे थे। फिर मैंने देखा कि मेरे गांव में सबसे पहला टीवी जो है मेरे बगल के पड़ोस के घर में आया था, और बिजली पहली बार मेरे घर में आया। तो बिजली आने पे खुशी हुई, पहला बल्ब जला, वो सब भी मैंने अपनी आंखों से देखा। पहला टेलीफोन आया जो WLL करके शायद बोलते थे उसको, BSNL का, तो वो मेरे घर में पहला आया था। उससे बड़ी खुशी, वो भी एक इतिहास है कि तो वो आया। फिर एंटीना वाला जो था, एंटीना हट के और WLL आया था। फिर टीवी मेरे घर में आया तो फिर एंटीना वाला, फिर धीरे धीरे वो सब बदलना शुरू हुआ। और फिर जब मैं स्कूल में था तो वो 90s का दौर शुरू हुआ, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। और लालू जी के बनने के बाद तमाम जो बिहार में गुंडागर्दी और छोटे जातियों को आवाज देने के नाम पर जो भसड़ मचना शुरू हुआ, लालू जी के अपने भाषणों में वो अजीब अजीब से वादे करना, जातियों में बांटना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लड़वाना आपस में, ब्राह्मण भूमिहार ये सब बोल के, भूरा बाल साफ करो, ऐसे ऐसे नारे वो दे रहे थे। तो उनके हिसाब से कि वो जो दलित लोग हैं, दमित लोग हैं बिहार के, उनको वो आवाज दे रहे थे। कहीं से आवाज देना नहीं था, बेसिकली मकसद उनका था अपनी कुर्सी बचाना, पैसे कमाना और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करना, जो बाद में खुल गया सब राजपुता है साहब सबके सामने। स्विस बैंक में कई अरब रुपए उनके पड़े हैं, बहुत सारी अचल सचल संपत्ति उनके बेनामी संपत्तियां पड़ी हुई हैं, जिसमें वो जेल में भी थे, अभी वो बाहर किडनी खराब होने से बाहर आए हैं। तो ये दौर मैं उस वक्त देख रहा था, जेपी आंदोलन से निकले हुए ये दोनों, नीतीश कुमार जी और लालू जी। तो बिहार को मैंने उस रूप में देखा। स्कूल में मैं पढ़ने लगा था, पढ़ाई धीरे धीरे मैं देख रहा था कि स्तर कैसे गिरता जा रहा है, और पढ़ने में मैं बड़ा मेधावी था। पढ़ाई लिखाई में प्राइवेट स्कूल हमारे बगल में है, तो हालांकि मेरी शिक्षा दीक्षा आप कहेंगे तो गुरुकुल से शुरू हुई। ज्ञान प्रकाश आर्य जो आर्य समाज के संपादक थे और वेदों के बड़े प्रचारक थे, तो उन्होंने एक गुरुकुल बनाया मेरे गांव में आकर, और वहां से हमारी पढ़ाई शुरू हुई। तब तक कुछ दिन बाद फिर वो चले गए, तो प्राइवेट स्कूल हमने पकड़ लिया। तो पिताजी ने उसमें एडमिशन करा दिया प्राइवेट स्कूल में, जहां पे CBSE तो नहीं था, लेकिन हाँ बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अच्छी पढ़ाई होती थी। टीचर्स का नाम आज तक मुझे याद है, ये मैं बात कर रहा हूँ 80s के दौर में और 90s की शुरुआत में। तो धीरे धीरे टीचर्स जो है वो मैंने देखा कि उनका भी ह्रास होना शुरू हुआ, चूंकि वो टीचर बहाली शुरू हुआ था, एग्जाम टीचर का बिहार में शुरू हुआ, और चीटिंग से परीक्षा होती थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और मुझे चीटिंग से बड़ा खौफ होता था, क्योंकि मैं पढ़ने वाला मेहनती लड़का रहा, पढ़ता था, बहुत पढ़ता था। तो उसी पढ़ाकू के चक्कर में मुझे याद है 9th में 10th में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम हमने बिहार बोर्ड से हाई स्कूल से दिया, क्योंकि वो टाई अप था प्राइवेट स्कूल का। तो वहां से फिर क्या हुआ कि वो चीटिंग हो रही थी, तो मैंने छोड़ दिया था एग्जाम एक सब्जेक्ट का बीच में ही। बाद में चूंकि टीचर हमारे दादाजी के जानने वाले थे और उनको पता था कि बहुत मेधावी है, तो उन्होंने नंबर्स देके पास करा दिए थे उस सब्जेक्ट में, बाकी में मैं टॉप आया था। तो और मैं एग्जाम में फिर बैठा, फिर मैट्रिक में अपने स्कूल का मैं मतलब 2-3 फर्स्ट डिवीजन थे उसमें से, क्योंकि उसी साल हाईकोर्ट के आदेश से एग्जाम हुआ था। तो कैसे देखिए, शिक्षा ऑलरेडी वहां लालू डिवीजन बोला जा रहा था, चरवाहा स्कूल खुल रहे थे, शिक्षा को कैसे लालू जी ने खत्म किया धीरे धीरे। और ये करने का मकसद ये था, वो बड़े मतलब माइंड का गेम खेलने वाला वो आदमी, आज तक वही चल रहा है उसके परिवार में। उन्होंने कैसे बिहारियों के बौद्धिकता को खत्म किया, पहले बंटवारा किया, छोटे जातियों को भड़का दिया कि ये बड़े जाति तुमको दबा रहे हैं, तुम्हारा शोषण करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि उनको नफरत पैदा हुआ, और जो खेती किसानी थी वही बंद हो गया। कि जमींदार जो थोड़े जमीन वाले थे, बड़े किसान, वो जब छोटे किसानों को बुलाते थे काम करने के लिए, मजदूरों को, तो मना कर देते थे कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा तो बेटा कमाता है दिल्ली पंजाब, वो तो पैसे भेज रहा है, तो मैं क्यों काम करूं आपके खेत में। तो ये सब जो बंटवारा था, ये सब जो चल रहा था बिहार में, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था गेम।
और उस गेम में पता है कि धीरे 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 बिहार का ह्रास शुरू हुआ, शिक्षा खत्म होती चली गई। मेरे एग्जाम के मैट्रिक का 95 के बाद में तो बहुत बुरा हाल हुआ स्कूल्स का और शिक्षा का, जो आज देख रहे हैं कि आप बीपीएससी का कैसे हाल चल रहा है। वहाँ पूरे के पूरे सर्टिफिकेट्स ही चोरी हो जाता है, गलत मार्किंग होता है, पैसे देके आप डिग्री खरीद लेते हैं, नौकरियां खरीद रहे हैं बिहार में, तो ये सब चल रहा है। तो मेरे बचपन का बिहार तो लेकिन ये था कि जब तक मैं 10th क्लास मैट्रिकुलेशन तक अपने गांव में पढ़ रहा था, गांव के स्कूल में बगल में, तो अच्छा था। मतलब मेरे लिए तो मैं ब्लेस्ड हूं शायद कि मैं निकल गया, थोड़े अच्छे स्कूल्स में अच्छे टीचर्स के बीच में पढ़ा तो हो गया। लेकिन धीरे धीरे फिर मैं वहां से निकल के मैं सीतामढ़ी आया, वहां मैंने 10+2 जो है वो कॉलेज से किया, वहां भी फिर भी ठीक था। ग्रेजुएशन में आया, फिर भी वहां भी चल रहा था। 2001 2001 का मेरा ग्रेजुएशन का वो है, तो वहां भी ठीक था, पढ़ाई अच्छी हो रही थी। लेकिन तब तक धीरे धीरे बिहार यूनिवर्सिटी में राजनीति और गुंडागर्दी और मुन्ना शुक्ला और भुटकुन शुक्ला और ये सब चल रहा था। मुजफ्फरपुर में बहुत चल रहा था, तो वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मुन्ना शुक्ला मेरे साथ एग्जाम दे रहा था हथकड़ी में आके, वही मैंने देखा है मेरे ही कॉलेज में, आरडीएस कॉलेज में। तो ये भी मैंने देखा अपनी आंखों से। वहां गुंडागर्दी, गोलू का हत्याकांड हुआ, छोटे बच्चे का अपहरण एक अलग उद्योग चल रहा था बिहार में, तो वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा। कर्फ्यू लगा था मुजफ्फरपुर में, उसी दिन में भी मैं मुजफ्फरपुर में ही था, मैं पढ़ रहा था कॉलेज में, वो अपनी आंखों से देखा। कैसे दंगे हो रहे थे हिंदू मुस्लिम, वो भी मैंने देखा, सीतामढ़ी में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, वो सारे दंगे। और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे थे। तो इस तरह से मैंने अपने बचपन में, और जब मैं ग्रेजुएशन तक आया तो मैं तब तक बहुत हरास देख चुका था। जो एक फॉरवर्ड बैकवर्ड का डिवीजन कराना वो कामयाब था। आरक्षण के चक्कर में क्या हुआ था कि जो बड़े पढ़े लिखे लोग पढ़ते थे, फॉरवर्ड के लोग, ब्राह्मण भूमियार कायस्थिन लोगों के बच्चे, उनको नौकरी नहीं मिलती थी, और जो छोटे जातियों के लोग हैं उनके कम भी मार्क्स आए तो उनको नौकरी दिया जा रहा था। ये आपको नहीं पता, आरक्षण से बुरी चीज इस देश में आज तक कुछ नहीं हुआ है, बहुत गंदी चीज है ये। आपने और ज्यादा मूर्ख लोगों को नौकरियों में लाना शुरू कर दिया, मेधावी, ज्ञान और बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता को आपने खत्म कर दिया। अरे भाई सीधा सीधा बोलते कि जो लोग पढ़ेंगे, चाहे किसी भी जाति का हो, मार्क्स लाएंगे, उनकी नौकरी होगी, जो नहीं लाएंगे उनका नहीं होगा, बात खत्म ना। उस शिक्षा में क्यों आरक्षण, नौकरी में क्यों आरक्षण? आप मूर्खों को, पढ़े लिखे जो नहीं है वो अगर आईएएस बनेंगे, वो क्या विकास करेंगे अपने जिले का, क्या विकास करेंगे उस राज्य का? ये तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हो ही रहा है कि कोई भी पॉलिटिशियन बन जाता है, और ये भी तय है कि आज तक जो क्रिमिनल है वही पॉलिटिशियन बनते हैं। वो क्या राज्य का विकास करेगा, वो क्या देश का विकास करेगा? तो ये सब चल रहा था। खैर, मैंने फिर अपने आंखों के सामने लूटते पीटते बिहार को देखा, क्रश होते देखा। और बिहार के लूटने पीटने में डेफिनेटली इतिहास में अगर जाएंगे तो ये भी फैक्टर्स बहुत ज्यादा मायने रखता है कि कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी जला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जलाया गया, कैसे जो मुगलों का आक्रमण था, कैसे आतताई आके जो है उसको खत्म किए। बुद्धिज्म पनपा, लेकिन बुद्धिज्म वहां नहीं हो पाया, बाहर चला गया बुद्धिज्म। क्योंकि महात्मा बुद्ध अगर बिहार में रहते और बहुत ज्यादा बिहार में बुद्धिज्म आता तो मुझे लगता है आज बिहार कहीं और होता। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अध्यात्म की वजह से लोगों में बौद्धिकता जगती, और जो पॉलिटिशियंस, जो बच्चे पैदा होते वो भी बहुत मेधावी और अच्छे होते, तो कम से कम पॉलिटिशियन भी अच्छे होते वहां के, है ना। जो वहां का पूरा एक इंटेलिजेंस, जो बुद्धिमत्ता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चले गए बिहार छोड़ के। ये बहुत बुरा हुआ बुद्धिज्म के जाने की वजह से। तो मैं उसको कनेक्ट करता हूं बुद्धिज्म से। मंदिर मस्जिद तो खैर चल ही रहा था, मंदिरें आज भी हैं, पूजा पाठ आज भी, ब्राह्मण लोग पूजा कर ही रहे हैं। बेचारे ब्राह्मण तो वैसे भी गरीब थे शुरू से, धीरे धीरे और गरीब होते चले गए ये डिवीजन की वजह से। और खेती चली गई उनकी, पूजा पाठ पे निर्भर रहने लगे, पूजा पाठ भी चला गया। तो जब अब नॉर्मल, अब तो ये हो गया कि भाई नौकरी सबको समान, कोई भी कर्म के हिसाब से जाति का बंटवारा ही नहीं है ना। अभी तो मतलब जो भी है, जैसा भी है वो हो रहा है। पहले व्यवसाय की वजह से भी होते थे कि लोहार हो गए, बनिया हो गए, नाई हो गया, तो ये सब होता था। अभी वो सब खत्म हो चुका है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, बिजनेस हो गया है, व्यापार हो गया है। अगर पढ़ लिख के नौकरी कर लिया तो कोई भी नौकरी कर सकता है। अच्छा हुआ है, ये बुरा नहीं। लेकिन आज भी बिहार में जाति पाति है और बहुत गंदे लेवल पे है,
गांव गांव में, क्योंकि वो एक दिन का माइंड वॉश नहीं है, वो लंबे समय की यात्रा है लालू जी की, राजनीतिक जो है यात्रा, उसमें उन्होंने पूरा क्रश किया, पूरे के पूरे माइंड वॉश किया है, लोगों का विकास को खत्म कर दिया, बिहार के उद्योगों को खत्म कर दिया। अब बिहार में देखें सारे उद्योग वहां से भाग गए, डर के मारे, खौफ के मारे, क्योंकि गुंडाराज, वसूली करना है ना, तो क्यों कोई जाके वहां जो है वो बिहार में अपना उद्योग लगाएगा, अपना नुकसान क्यों कराएगा, ये सब भी होने लगा था। अब आइए थोड़ी हम बात करते हैं कि आज बिहार में कौन कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। पहले तो बिहार के पिछड़ेपन की वजह मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि कैसे इतिहास भी उसके लिए जिम्मेवार है, और ये पॉलिटिशियंस बहुत जिम्मेवार हैं कि लालू जी के बाद फिर उनकी वाइफ आती हैं और उसके बाद नीतीश जी आते हैं। नीतीश कुमार पिछले 10-12 साल 15 साल में उन्होंने भी सेम काम मिला जुला के मोटा मोटी ऐसे बकवास डिसीजन लिए हैं जिससे बिहार का पतन ही हुआ है। शराबबंदी सबसे एक सामने आप देख सकते हैं, उद्योग धंधे आज भी वहां नहीं है, जो है वो बंद हो रहे हैं, चीनी मिल से लेके तमाम उद्योग वहां बंद हो रहा है। तो ये उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों ऐसा है पता नहीं, लेकिन वो सब सेम ही आंदोलन के आए हुए लोग, जेपी आंदोलन से, भाई भाई चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है, तो वो दोनों वही रहे सेम। तो कुछ विकास की बात ही नहीं है। तो वो सब एक बहुत प्लानिंग के तहत हुआ है, और मजदूर जो बेचारे जो गरीब थे वो तो और गरीब होते ही चले गए। थोड़ा सा अगर जो दिख रहा है बिहार में, वहां के जो युवा बाहर काम करते हैं वो पैसे भेज रहे हैं, उससे थोड़ा विकास है। और जो नई पीढ़ी आ रही है वो बिहार में थोड़ा अपना उद्योग धंधा एमएससी में लगा के छोटे छोटे उद्योग करने की कोशिश कर रहे हैं। सफलता उनको भी हाथ नहीं आ रही है, क्योंकि ये आज भी वहां वसूली चल रहा है, गुंडागर्दी है, मर्डर कर देते हैं, पॉलिटिशियंस आके आपको तंग करेंगे। आप अगर कोई एक लाइसेंस लेने जाइए तो बिना पैसे के, बिना राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाला आपका। तो ये इतना ज्यादा वहां उन्होंने इसको बर्बाद किया हुआ है, पूरे सिस्टम को करप्ट करके रखा हुआ है। ये है। अभी थोड़ा बातें हैं पॉजिटिव उसमें कि कौन लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि पुष्पम प्रिया एक चौधरी हैं, आपने नाम सुना होगा, जो बाहर से पढ़ के आई हुई हैं। उसके बाद है जनसुराज के जो मालिक हैं, जनसुराज पार्टी का नाम सुना होगा आपने, उसके जो मालिक हैं, नाम अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन वो विस्मृत सा हो गया हूं मैं, अभी आएगा तो बताता हूं। तो वो फिर अभी पैदल चल रहे हैं पूरे बिहार में, बिहार को बहुत अच्छे लेवल पे बदलने की कोशिश, हालांकि उनकी भी लेग पुलिंग दबा के हो रही है। बहुत लोग सवाल तरह तरह के उल्टे पुल्टे, पैसे तुम्हारे पास कहां से आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तुमको दे रहे हैं, तुम भी करप्ट हो, तुम भी जाति कर रहे हो, तमाम उन पर भी इल्जाम लग रहा है। लेकिन मेरी अभी तक जो राय है, मैं जहां तक उनको देख पा रहा हूं, बिहार के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो है, और तो बहुत बेहतरीन काम है उनका आज के डेट में। और मुझे लगता है आने वाले समय में बिहार का अगर भविष्य है तो यही लोग हैं जो नाम मैंने एक लिया, पुष्पम प्रिया चौधरी। मानता हूं कि ये बिहार में इस तरह के लोग हैं, वही भविष्य हैं, जो नई पीढ़ी है वो बिहार के भविष्य हैं, जो वहां जाके हिम्मत से वो विदेश भी जा सकते थे, वो बच्चे, वो नई पीढ़ी के लोग बाहर दिल्ली बॉम्बे जाके काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनकी जिद है कि मुझे बिहार में ही काम करना है। तो उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि वो बिहार में रह के इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे मैं जानने वाले मेरे मित्र हैं, जो जैसे गिरिंद्रनाथ झा जी हैं, पत्रकार भी हैं, किसान भी हैं, चनका रेजिडेंसी चलाते हैं, पूर्णिया में है वो, और बेहतरीन काम कर रहे हैं बिहार के लिए, तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उसके अलावा और तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो लोग हैं, ये लोग बदलेंगे बिहार को, यही है बिहार का भविष्य। आज जो पार्टियां हैं, वो चाहे भाजपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे राजद हो, चाहे जो भी बिहार की पार्टियां हैं, चाहे आज जिस स्तर पे बिहार है उसको ऊपर नहीं ला सकता, उनकी अपनी मजबूरी है। मैं उनको पूरी तरह से गलत नहीं ठहराता हूं, क्योंकि राजनीति के अपने कुछ चक्रव्यूह होते हैं, जिसमें आप भी अगर फंस जाएं तो आप भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ पांव बंधे होते हैं, मजबूरियां होती हैं आपकी, कुर्सी बचाना है, राजनीति के दांव पेंच ऐसे होते हैं बने हुए, जिससे कि आप खुल के काम नहीं कर सकते, है ना। तो ये मैं मानता हूं कि वो रोकता है कहीं ना कहीं आपको वहां काम करने से। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो आ रहा है आज बिहार में, बहुत हिम्मत करके वो वहां टिक रहे हैं और काम कर रहे हैं, वही बदलेंगे बिहार को। अब आइए हम थोड़ा बात कर, चुकी मैं एक एक्टर हूं और फिल्मों की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो हम चलते चलते हम इसकी बात कर लेते हैं कि बिहार में भाषा और साहित्य, आज देखिए कैसे भोजपुरी फिल्में जो
पुरानी फिल्में हैं। मुझे याद है बचपन में हम बैलगाड़ी से दादी के साथ फिल्में देखने जाते थे, माई फिल्म देखते थे, राम तेरी गंगा मैली, गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाई वो, ऐसे तमाम बेहतरीन फिल्में जिसमें लता मंगेशकर जो है वो गाती थी, रफी साहब गाते थे, किशोर कुमार गा चुके हैं, तमाम बड़े बड़े सिंगर्स और बेहतरीन लोग गाते थे गाना। क्या क्या गाने हुए हैं, क्या क्या फोक सॉन्ग्स आते थे उन फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में। आज देखिए, अच्छा साहित्य भी देखेंगे तो एक से एक साहित्यकार बिहार से, फणीश्वरनाथ रेणु से लेके जो है वो प्रेमचंद जी से लेके, रामधारी सिंह दिनकर जी से लेके, तमाम बड़े बड़े, प्रेमचंद जी सॉरी यूपी से हैं थे, लेकिन और भी आप देख लें बाबा नागार्जुन से जो है वो लेके तमाम बड़े बड़े साहित्यकार बिहार में पैदा हुए हैं। उनसे साहित्य बड़ा प्रफुल्लित रहा, फला फूला। बिहार की जो भाषाएं हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी भाषाएं हैं, भोजपुरी है, मैथिली है, बज्जिका है, मगही है, इस तरह से तमाम भाषाएं वहां हैं जो बहुत सारे एरिया में बोला जाता है, और कमाल की भाषाएं हैं, उनका अपना इतिहास है, उनके अपने डिक्शनरी है। लेकिन उन भाषाओं का भी पतन हुआ और फिल्मों का भी पतन। जब साहित्य का पतन होगा तो डेफिनेटली फिल्मों का पतन। अब भोजपुरी फिल्मों की बात कर लेते हैं कि आज क्या हो रहा है। देखिए क्या है कि जब भोजपुरी फिल्में बिगड़ने लगी ना, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी प्रोड्यूसर्स का नुकसान होने लगा। नुकसान होने की वजह हमको लगता है फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बदलाव हुए, तो ऐसे फिल्में मसाले वाली बनाने लगे कम बजट की, जिससे उनको चाहते थे कि बजट कम लगे और ज्यादा मुनाफा हो। ये जो फॉर्मूला था ना, ये आज के भोजपुरी फिल्मों के पतन का मेन कारण है, मेन रीजन है। आप इसको समझिए। मैं मानता हूं कि अगर भोजपुरी फिल्मों में स्टैंडर्ड आपको लाना है तो बजट अच्छा रखना होगा, अच्छे कलाकारों का चयन, अच्छी कहानियां हो, और अच्छे जो है वो अच्छी कहानियां होंगी तो अच्छे पटकथा भी होंगे, अच्छे डायलॉग भी होंगे, अच्छे गाने होंगे लिखने वाले, अच्छे संगीतकार होंगे, तो ये सब। लेकिन एक सिलसिला शुरू हो गया, कुछ लोगों का एक कब्जा हो गया उस इंडस्ट्री पे, और उन्होंने पूरा स्तर गिरा दिया है भोजपुरी फिल्मों का। बकवास सी फिल्में बन रही हैं भोजपुरी की, जो लोग गिरा दिया वो अब गिरता ही जा रहा है, वो उठने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग उसमें स्टार भी बन जा रहे हैं, क्योंकि अब क्या है कि सस्ती जो है सस्ता मनोरंजन है, रील की वजह से और भी हो गया सस्ता। नंगापन, भौड़ापन, गंदे गंदे उसमें सीन्स, सारे गाने द्विअर्थी त्रिअर्थी, पता नहीं कितने अर्थी गाने हैं। सेक्स के अलावा, बॉडी के अलावा, फिजिक्स के अलावा, फिजिकल के अलावा कभी उठ ही नहीं पाया वो फिल्म इंडस्ट्री आज अभी जो चल रहा है। तो मैं मानता हूं ये सारे रीजंस हैं भोजपुरी फिल्मों का, और उनकी वजह से भी बिहार का पतन हुआ है। जैसे ही भोजपुरी आज नाम लेते हैं, अच्छा भोजपुरी फिल्में, अरे बेकार है, गधा, बहुत ही गंदा होता है, वो एक दिमाग में लोगों को बैठ गया। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी फिल्मों का, साहित्य को, वहां की युवा पीढ़ी जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग मिलेंगे तो बिहार का विकास होगा। और ये है, चलिए जितने भी बिहारी लोग हैं, जहां भी जैसा भी काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। सब लोग अपनी अपनी भाषा, अपने अपने उस बिहार के विकास में अपना योगदान दीजिए। जैसे भी हो, जहां से भी हो, आप बिहार को प्लीज आगे बढ़ाइए। इन राजनीतिज्ञों पे भरोसा मत करिए, वो बिहार का कुछ नहीं कर सकते। हम खुद बिहारी लोग जो बाहर हैं या बिहार में हैं, वही बिहार को बदल सकते हैं, वही बिहार का विकास कर सकते हैं, बिहार में बदलाव वही ला सकते हैं। वो चाहे बौद्धिक विकास हो, चाहे अभी जैसे देखिए छोटा सा एक स्टेप हुआ है कि फूहड़ गानों पे रोक लगाने की बात हुई है, तो ये सब बदलाव दिख रहा है ना, धीरे धीरे बिहार बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं, सिर्फ निगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी भी है। तो मैं इसको एक अच्छा कदम मानता हूं। समाज में जो कुछ हो रहा है, वो आसपास हो रहा है, उसमें हम बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं, नई पीढ़ी को एक प्रोत्साहन दे सकते हैं। मुझे तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि मैं बॉम्बे में रह रहा हूं पिछले 15-16 साल से, दिल्ली में था 7-8 साल, तो काफी समय से बाहर हूं। लेकिन मैं बार बार मानता हूं, बीइंग एन एक्टर, एक आर्टिस्ट होने के नाते, बिहार से होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते, बिहार के प्रति मेरी बड़ी जिम्मेवारी है, और मैं आने वाले समय में भी बिहार के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूं। बिहार हमेशा मेरे दिल में है, बिहार मेरे रग रग में है। जय बिहार, जय भारत, जय हिंदुस्तान।